नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था (1919) का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और इससे पहले अपन ने किया था 1909 का मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम। और मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम के बाद में अपन अध्ययन कर रहे थे कांग्रेस का, एक तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन पड़ा था, और इस लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के प्रयासों से जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो इसमें आके कांग्रेस पुनः एक बार एक हो गई थी। तो आज अपन आगे इसका अध्ययन कर रहे हैं, और आगे अपने पास है 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस समय मॉन्टेग्यू तो थे भारत सचिव, और चैम्सफोर्ड थे भारत के वाइसराय। तो देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। और इस द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिस कर्टिस, द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिस कर्टिस था। तो ध्यान रखेंगे 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, और विषय दो भागों में बांटे गए, आरक्षित और स्थानांतरित। दो भागों में विषय का विभाजन किया गया, और इसी अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियमों के तहत एक और आयोग का गठन किया गया था, जिसको ली आयोग बोलते हैं, और इस ली आयोग की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो यह तो था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो इसमें जो प्रावधान होंगे वो थे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू होगी, और द्वैध शासन प्रणाली के जनक होंगे लियोनिस कर्टिस, और विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित। और इसी के तहत एक आयोग का गठन हुआ, आयोग को बोलेंगे ली आयोग, और इस ली आयोग की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो अब आगे देखते हैं। अब अपन थोड़ा सा वापस बैक आएंगे और बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले रॉलेट एक्ट भी होगा कब का, 1919
19 का। तो 10 सितंबर 1917, 10 सितंबर 1917 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए 10 सितंबर 1917 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और कमेटी को जो कार्य दिया गया, कमेटी का कार्य था ऐसे उपाय ढूंढना या ऐसे उपाय बताना जिनसे भविष्य में भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। देखिए 10 सितंबर 1917 सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और कमेटी को कार्य दिया गया कि आपको ऐसे उपाय बताना है, ऐसे उपाय ढूंढना है जिनसे भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। तो 1918 ईस्वी में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 1918 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और 18 मार्च 1919 को कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसे कानूनी रूप दिया गया और कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए तो भविष्य में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सकता है। तो देखिए 1918 में तो कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बनाकर जेल में डाल दे तो भविष्य में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है और इसे 18 मार्च 1919 को कानूनी रूप दे दिया गया या फिर कानून बना दिया गया और इसे ही आप कहेंगे रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट का अन्य नाम क्रांतिकारी
अराजकता अधिनियम। देखिए, रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। कोई वकील नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, सीधा बंदी बनाओ और जेल में डाल दो। सीधा बंदी बनाकर जेल में डाल दो, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। इसे अपन कहेंगे काला कानून। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून होगा और इसे काला कानून भी कहा जाएगा, जिसके तहत संदेह के आधार पर सीधा बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी। तो अब आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखकर रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए कहा। और कहा कि अगर रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी और 6 अप्रैल 1919 का दिन हड़ताल के लिए निश्चित किया गया। तो देखो क्या मामला है। जैसे ही कानून लागू हुआ तो गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा और पत्र लिखकर चैम्सफोर्ड से यह मांग की कि रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए और गांधी जी ने धमकी दी कि अगर एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी हड़ताल रखी जाएगी, अर्थात संपूर्ण भारत में हड़ताल की जाएगी। और 6 अप्रैल का दिन गांधी जी ने हड़ताल के लिए निश्चित किया। तो 10 अप्रैल 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी रेल मार्ग से दिल्ली जा रहे थे भाई। लेकिन
हरियाणा के पल्लवल नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बंदी बनाया गया और उन्हें बंबई ले गए। तो देखिए 6 अप्रैल को तो हड़ताल का दिन निश्चित था और 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी रेल मार्ग के द्वारा दिल्ली जा रहे थे। तो हरियाणा का एक रेलवे स्टेशन है पल्लवल। हरियाणा का रेलवे स्टेशन पल्लवल, यहां से गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बनाया गया और गांधी जी को बंबई ले जाकर छोड़ दिया गया। या आप यूं कह सकते हैं कि गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। अब इसी बीच देखिए क्या होता है। 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू, जो कि 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था उनके स्वागत कमेटी के सदस्य थे। सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन हुआ। तो 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन रखा गया। सरकार ने सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल शास्त्री दोनों को बंदी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया। अब आगे जो घटनाक्रम होगा उसे अपन कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तेरह अप्रैल 1919। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि सत्यपाल शास्त्री और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया था। तो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर
के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था। देखिए 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन था और पंजाब का अमृतसर और अमृतसर में एक जलियांवाला बाग, यहां पर एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन चल रहा था। और इस समय इसमें कोई हंसराज नामक व्यक्ति सभा को संबोधित कर रहा था। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इस समय इस सभा में हंसराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था। तो देखते हैं, देखिए इसी समय जनरल डायर ने कुछ भारतीय सिपाही और कुछ अंग्रेज सिपाहियों के साथ बगीचे को घेर लिया। वैसे देखिए पूरे पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो माइकल ओ डायर था। ध्यान रखेंगे भी, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जबकि इस अमृतसर में गोली चलाने का जो आदेश देगा वो जनरल आर डायर था भी। तो देखिए जब हंसराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था तो जनरल आर डायर यहां आया, उसके साथ कुछ भारतीय सिपाही और कुछ अंग्रेज सिपाही थे। इन्होंने बगीचे को घेर लिया। दूसरी बात देखिए, इस बगीचे में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और इसकी केवल एक गेट था। उस गेट पर आर डायर आ गया और आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। और तब तक गोलियां चलाई गई जब तक कि कारतूस समाप्त नहीं हो गए। तो बिना किसी चेतावनी के डायर ने यहां पर गोली चलाने का आदेश दिया और तब तक गोलियां चलती रही तब तक कि सैनिकों के पास जो कारतूस थे वो समाप्त नहीं हो गए। डायर ने घोषणा की, यहां डायर ने खतन कहा कि मेरे लिए जलियांवाला बाग और फ्रांस की रणभूमि दोनों एक ही बात है, कम गोलियां चलाना मूर्खता होती। इसे आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल
1919 वैसाखी के दिन यह घटना घटित हुई। इसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कहेंगे। चारों तरफ सरकार का विरोध हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट सर की उपाधि प्राप्त थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइट की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। सर शंकरन नायर, जो कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य हुआ करता था, सर शंकरन नायर ने भी वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपनी सदस्यता का त्याग पत्र दे दिया। चारों तरफ सरकार का जबरदस्त विरोध हुआ, अतः सरकार दबाव में आकर एक जांच कमेटी का गठन किया। तो देखते हैं, देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम होगा हंटर कमेटी। इसका गठन हुआ। तो हंटर कमेटी में सदस्य होंगे, सदस्य संख्या 8। हंटर कमेटी में सदस्य कितने होंगे? 8 सदस्य होंगे और इन 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी में सदस्य संख्या कुल होगी 8 और 8 में से 5 तो अंग्रेज होंगे और 3 भारतीय होंगे। 3 भारतीयों के नाम है जगत नारायण, सुल्तान अहमद और चिमन लाल। ध्यान रखेंगे मित्रों, हंटर कमेटी में सदस्य संख्या 8 होगी और हंटर कमेटी किससे संबंधित होगी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित जो कमेटी बनाई जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो हंटर कमेटी होगी। और कमेटी में सदस्य संख्या होगी 8। 8 में से 5 होंगे अंग्रेज, 3 होंगे भारतीय और 3 भारतीयों के नाम है जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिमन लाल। अब यहां एक और बात है, यह तो हंटर कमेटी है। अगर कहीं आ जाए कि हंटर आयोग संबंधित होगा, तो मित्रों ध्यान रखेंगे, हंटर आयोग ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित होगा। तो हंटर आयोग का विषय रहेगा शिक्षा और हंटर कमेटी का जो कार्य रहेगा वो होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। अब होता क्या है देखिए,
हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए तथा जनरल डायर पर दोषारोपण किया गया कि डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि डायर गोली चला सकता था, लेकिन डायर पहले ये आंख है कि रट जाओ नहीं गोली चलाऊं लो। तो बोले जी इसने कोई चेतावनी नहीं दी। गोली चला सकता है लेकिन क्या चेतावनी देकर कि हट जाओ नहीं गोली चलाऊं लो। तो डायर पर केवल इतना दोष लगाया कि डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया और डायर को सेवानिवृत्त करके इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में डायर को ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी। इंग्लैंड में ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी गई किसको? डायर को। सम्मान के प्रतीक में बड़ा सम्मानित किया गया इसको कि बहुत बढ़िया काम करके आया है। सम्मान के प्रतीक एक तलवार भेंट की गई, तलवार दी गई और 20,000 पाउंड की राशि डायर को इनाम दी गई। देखिए दोषारोपण लगाया कि डायर ने बिना चेतावनी के गोली चला दी। बोले डायर की यही गलती थी। तो डायर पर यह दोषारोपण लगा के डायर को सेवानिवृत्त रिटायरमेंट दे दिया गया और रिटायरमेंट देके डायर को कहा कि भाई तू जा इंग्लैंड चला जा। इंग्लैंड में डायर को ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी गई कि वाह शाबाश बहुत बढ़िया काम करके आया है। सम्मान के प्रतीक में उसे एक तलवार भेंट दी गई और 20,000 पाउंड की राशि इनाम में दी गई। तो देखिए दोस्तों 1940 ईस्वी में उधम सिंह नामक युवक ने इंग्लैंड जाकर डायर की हत्या की, क्योंकि इस गोलीकांड में उधम सिंह की माता भी मारी गई थी। तो उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर डायर का वध किया और अपनी माता की हत्या का बदला लिया। इधर कांग्रेस जो कि हंटर कमेटी की जो जांच कमेटी थी उसकी जांच से संतुष्ट नहीं थी, अतः कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से
कांग्रेस ने अपनी तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। देखिए, ब्रिटिश सरकार यानी सरकारी जो जांच कमेटी होगी, सरकारी जांच कमेटी तो थी कौन सी? हंटर कमेटी। जबकि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बिठाई। कांग्रेस ने जो जांच कमेटी बिठाई, उस जांच कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 व्यक्ति मारे गए। तो जो हंटर कमेटी थी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो केवल इसमें 379 व्यक्ति मरे, जबकि तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंजाब में मार्शल लॉ यानी फौजी कानून लागू कर दिया गया। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ फौजी कानून लागू कर दिया गया तथा धारा 144 लगा दी गई तथा भारतीयों को यूनियन जैक, यूनियन जैक का मतलब है दोस्तों ब्रिटिश झंडा। जिस तरह से अपने भारतीय झंडे का नाम है तिरंगा, उसी तरह से ब्रिटिश झंडे का नाम है यूनियन जैक। तो इस यूनियन जैक की सलामी के लिए भारतीयों को 20-20 मील तक दौड़ाया गया। और यहां पर पंजाब में एक स्ट्रीट गली थी जिसका नाम था चिनचिनियाल वाली गली। जब भी कोई भारतीय उस गली में जाता था तो वो गली उस भारतीय को पेट के बल रेंग कर पार करनी पड़ती थी। तो चारों तरफ स्थिति भयंकर बनी हुई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और आनन फानन में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लीपापोती कर दी गई। अब आगे अपन बात करेंगे पूरा का पूरा जो अब आगे चलेगा वो पूरा सिस्टम जो होगा वो गांधी युग के नाम से जाना जाएगा। तो अगला अपन अध्ययन करेंगे गांधी युग। और गांधी युग पूरा चलेगा 1919 से 1947। 1947 का जो टाइम रहेगा उसे अपन गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम में जो राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे वो विशेषकर
महात्मा गांधी होंगे। महात्मा गांधी इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे और गांधी युग अपन पूरा कंप्लीटली आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लहरे भाई।